किया गया नंबर अभी हेलो हेलो, आपने कॉल किया था? हेलो हेलो, आपने कॉल किया था 3:40 पे। अच्छा, आप वो इंस्टीट्यूट से बोल रहे हैं क्या? जी 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 जी। कौन सा इंस्टीट्यूट है? ऑर्किड। और अच्छा, एक सेकंड। क्लासेस वगैरह चल रही है क्या, ऑनलाइन जो भी है? हाँ हाँ, चल रही है।
मेरी आवाज सबको आ रही है अब? यस सर, आ रही है। चलिए यस सर। चलिए शुरू के कुछ 4 क्वेश्चन लिखिए, क्या कहते हैं इसको, रिवीजन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर है, सारे लोग लिखिए। The correct order of total number of nodes of atomic orbital is, क्वेश्चन सारे लोग लिखिए। हाँ, सारे लोग बताइए पहले का आंसर। नोट्स का क्या फॉर्मूला होता है? जो अनम्यूट है बताएं, नोट्स का फॉर्मूला बताइए। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर, ये स्लाइड, पहला स्लाइड जल्दी करें, आप लोग टाइम पर आए। देखिए, गुड आफ्टरनून आयुष थम्पी, गुड आफ्टरनून। नंबर ऑफ नोट्स का फॉर्मूला आपको था, सारे लोग बताइए, n-1 था कि नहीं, याद है? अब आपके पास 4f है और 6x है और 5d है, तो 4f में कितना होगा? तो 4 - 1 3, 6s में कितना होगा? 6 - 1 5, 5d में कितना होगा? 5 - 1 4। तो सबसे ज्यादा 6s में है, फिर 5d में है, फिर 4f में है। ये आपके पास नोट्स का ऑर्डर हुआ। इस लिहाज से आपका जो आंसर हुआ 6s ग्रेटर देन ये बी ऑप्शन। बताइए सबको ये समझ में आया या नहीं आया? जानवी, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, चलिए आंसर लिखना चाहते हैं तो ये आंसर है आपका। नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स n-1 होता है, रेडियल नोट्स n-1 होता है, एंगुलर नोट्स या नोडल प्लेन जो होता है वो l के बराबर होता है। दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो फॉर्मूला यही बनेगा n-1। ये आपको बताया जा चुका है। नोट्स निकालने का तरीका n-1। ये रेड, हाँ जानवी, रेडियल नोट्स का फॉर्मूला n-l-1 है, नोडल प्लेन या एंगुलर नोट्स का l है।
यहाँ पर नोट्स पूछा है तो दोनों को ऐड करके फॉर्मूला आता है n-1। तो नोट्स अगर सिर्फ पूछे तो n-1, रेडियल नोट्स पूछे तो ये, एंगुलर नोट्स पूछे तो ये। चलिए, सबको क्लियर हुआ? चलिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2, विच टू ऑर्बिटल लोकेटेड अलोंग द एक्सिस एंड नॉट बिटवीन द एक्सिस। अरे बोलिए, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं आप लोग। सर डी वाला ऑप्शन होगा। हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। सर आपने सबको म्यूट कर रखा है। नहीं नहीं नहीं, अनम्यूट कहाँ, सब अनम्यूट है भाई। चलिए, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए, 4 क्वेश्चन है बस, तो अब ये तीसरा चौथा जल्दी कीजिए। आप इसको अलग पेज पर लिखते हैं ना आप लोग, सच सच बताइएगा। यस सर, लिखते हैं। हाँ, अलग पेज पर लिखिएगा। हाँ, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन इज। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको बताया था। हाँ, स्वास्थ्य का आपका आंसर है, स्वास्थ्य का डी आ रहा है। चलिए, मानव जोशी का देखिए, ऑर्बिटल एंगुलर सर मोमेंटम मेरा का, भी डी आ रहा है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है √L इंटू एल प्लस 1 h/2 पाई। 3p के लिए L की वैल्यू 1 होगी, तो बस यहाँ पर 1 प्लस 1 h/2 पाई, तो √2 h/2 पाई। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो देखिए, आपको फार्मूला रिवाइज हो गया। एक तो आप पढ़ चुके थे, क्वेश्चन से आपका रिवीजन चलेगा, जो डाउट होगा वो क्लियर होगा। ऑर्बिटल, और एक होता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, वो बोर मॉडल वाला है, वो बोर मॉडल वाला है। तो वो होता है mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। और बीटल वाला होगा सर तो वैसे आपने बैकअप में नहीं कराया ना? नहीं नहीं, करा चुके हैं भाई, करा चुके हैं, सब में करा चुके हैं, बैकअप में भी कराया है। अब देखें, अब हो सकता है लेट से आती है ना कभी कभी। हाँ, जानवी और क्या नाम है, भंडारी, आपके बैच में कराया गया था ये बैकअप में? यस सर, आपसे पूछा था मैंने इसका। हाँ, कराया भी था ना? यस सर। हाँ, फिर इसको तो डाउट भी क्लियर कराया था। चलिए खैर, ये सब क्लियर है। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच बोथ Pauli's exclusion principle and Hund's rule are violated.
बताइए बताइए सारे लोग। सो ऑप्शन सी। गुड, ऑप्शन सी, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही साथ नहीं आ सकते, बाकी सब सही है। ये पॉलिस भी हो गया, हंसुल एक, हाँ सब है, सब सही है। समझा कि नहीं? सी सही नहीं है। सबको समझ में आया? जानवी, यस सर। जानवी समझ में आया? यश, Yes, sir. Yes, sir. आ गया गुड सर। गुड। यस सर। हाँ, मानस विन शाह, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. आप हमेशा 10 मिनट्स लेट से क्यों आते हैं? वाई? Sorry, sir. नहीं नहीं, अब देखिए शुरू के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ही होते हैं, उससे आपका रिवीजन होगा, डाउट क्लियर होगा, भूल गए हैं तो याद होगा। हम लोग आगे भी पढ़ते रहेंगे और इस तरह क्वेश्चन भी करते रहेंगे, आपका चैप्टर क्लियर रहता रहेगा। तो प्लीज टाइम पर आइए, है ना? Yes, sir. हाँ चलिए, तो सारे लोग 4 क्वेश्चन कर लिया। चलिए अब हम लोग आए मेन टॉपिक पर। चलिए, तो हम लोग 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि हम लोग एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे थे। हमने ये बताया था, और से सुनेंगे 2 मिनट, किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस हम फ्री स्टेट में एक्यूरेटली निकाल नहीं सकते। उसका 2 रीजन लिखवाया था। पहला, एटम इज टू स्मॉल, और दूसरा रीजन था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या यहीं तक हम लोग पढ़े थे? अरे बताइए, यहीं तक पढ़े थे ना? यस सर। अच्छा हाँ, उसी में तीसरा रीजन भी लिख लीजिए, 3 रीजन लिख लीजिए। द शार्प बाउंड्री लिख लीजिए, द शार्प बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं इसका मतलब बता दूंगा, कांट बी ड्रॉन। हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते चूंकि वेव नेचर है। वेव नेचर में इलेक्ट्रॉन, ये हम वैलेंस शेल, जो मान लिया अगर हम ये कहेंगे ये लास्ट शेल है, तो इलेक्ट्रॉन कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर फिक्स रहे। 2 दीवार के बीच की डिस्टेंस तभी आसानी से मेजर की जा सकती है जब दोनों दीवार वॉल फिक्स्ड हो। तो याद रखिए, किसी भी एटम का आइसोलेटेड स्टेट में आप एटॉमिक रेडियस आसानी से नहीं निकाल सकते। उसके 3 रीजन है। इस पर क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देगा आपको। पहला रीजन, एटम इज टू स्मॉल, आपने रदरफोर्ड में भी पढ़ा, एटम की रेडियस बहुत ही कम होती है। नंबर 2, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स्ड ही नहीं है। चूंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, तो हम इलेक्ट्रॉन की शार्प बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते। बताइए, ये तीसरा रीजन समझ में आया सबको? यस सर आया। यस सर। हाँ, तो अब आइए, तो फिर भी सर कोई डिफिनेशन तो हो सकती है। हाँ, हम डिफिनेशन कह सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा 1 मिनट, इसके बेसिस पर, या पहले बेसिस पर एक कंक्लूजन लिख लीजिए। वो कंक्लूजन ये है कि एटॉमिक रेडियस की डिफिनेशन फिर कैसे डिपेंड करेगी। तो एटॉमिक रेडियस, याद रखिए, डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ बॉन्ड। हम कंबाइंड स्टेट में ही एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं, और इसी को केमिकल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कहेंगे। ये बॉन्ड लेंथ हो गया, इसका आधा कर दिया जाए तो रेडियस आ जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस की जो डिफिनेशन होती है वो टाइप्स ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड करती है। तीसरा रीजन, एक स्टूडेंट को डाउट है, तीसरा रीजन मैंने ये कहा, शार्प बाउंड्री का मतलब होता है फिक्स बाउंड्री। जानवी, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, वेव नेचर।
इलेक्ट्रॉन, मान लिया कोई कहे भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ तक है, नहीं कह सकते। सर किसी ने भी सेकंड पॉइंट भी वेव नेचर ऑफ एलिमेंट लिखवाया, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखवाया। हाँ क्या सही आपने तो है भाई। सेकंड पॉइंट भी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखवाया। हाँ तो वेव नेचर हुआ, उसी की वजह से तीसरा भी लिखा गया। तीन दोनों अलग अलग पॉइंट है। वेव नेचर की वजह से हम शार्प बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते। सर हाँ बताइए। एटॉमिक रेडियस कौन से टाइप के बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, आयोनिक या फिर कोवेलेंट? वो हम बताएंगे ना, अभी आगे आगे नहीं बोलना है, वो सब बताएंगे ना। पहले एक तो समझिए, वो सब बताएंगे आपको, घबराए नहीं, पेशेंस रखें, सब आएगा अभी। हाँ तो अब कौन सा होगा वो सब हम बताएंगे। ओके अनुभव? ओके सर। हाँ तो शार्प बाउंड्री का मतलब सबको समझ में आया? यस सर, समझ में आया। यस सर। चलिए, तो अगर एटॉमिक रेडियस हम किसी की निकाल भी सकते हैं तो बताइए किस स्टेट, किस पर डिपेंड करेगी वो? बताइए सारे लोग मिलकर, किस पर डिपेंड कॉम्बाइंड करेगी? स्टेट। हाँ, बॉन्ड का मतलब ही हुआ कंबाइंड स्टेट पर डिपेंड करेगी। सारे लोग ध्यान दें। जानवी आपको, हाँ जानवी आपको अनम्यूट कर रहा हूं, बताइए यहां तक क्लियर है जानवी? आवाज आ रही है जानवी? मैसेज कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब कोई पूछे कि सर हम एटॉमिक रेडियस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये तो लॉजिक हो गया। चलिए एक दफा और रिपीट कर लीजिए। हम किसी भी एलिमेंट का आइसोलेटेड स्टेट में एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते, आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम उसको तीन तरीके से बता सकते हैं कि एटम बहुत ही स्मॉल है, किसी स्मॉल चीज का एक्यूरेट रेडियस निकालना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 2 कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और उस वेव नेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री, शार्प बाउंड्री हम ड्रॉ नहीं कर सकते। दैट द रीजन, तीनों रीजन की वजह से हम एटॉमिक रेडियस आसानी से निकाल नहीं सकते। अगर हम निकाल भी सकते हैं तो वो डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड पर। टाइप्स ऑफ बॉन्ड का मतलब हुआ कंबाइंड स्टेट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आइए आप। अगर आप इसी के नीचे एक दो लाइन छोड़ कर लिखिए, कोई पूछे एटॉमिक रेडियस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो देखिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लिखना शुरू कीजिए। एटॉमिक रेडियस इज डिफाइन एज ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल नेचर। अगर हम इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल नेचर को मान लें तो यही डिफिनेशन होगी। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर, इसलिए इसी में और कि हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जगह ये बोलेंगे कि द पॉइंट, ये असल वर्ड है, द पॉइंट एट विच, देखिए लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एट विच द प्रोबेबिलिटी, वेव नेचर, प्रोबेबिलिटी of finding of electron is the maximum। सबको समझ में आया? तो अगर आप ये जो स्टूडेंट डिफिनेशन बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दिस डिफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर। तो वही है कि अगर हम ये भी बोल सकते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द पॉइंट एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। बताइए सारे लोग, क्या ये डिफिनेशन सबको समझ में आई कि नहीं आई? यस आगे सर। Yes, sir, हाँ,
Yes, sir. आयुष थम्पी आ रहा है भाई? यस सर आ रहा है। हाँ, तो अब देखिए, चूंकि एटॉमिक रेडियस कहा गया टाइप्स ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड करता है, दैट द रीजन एटॉमिक रेडियस 3 तरह का होता है। कंबाइन स्टेट, अगर इसकी एक्यूरेट निकालने का मेथड होता तो एक ही डेफिनेशन होती, लेकिन चूंकि वेव नेचर है, इलेक्ट्रॉन की शार्प बाउंड्री फिक्स नहीं है, कंबाइन स्टेट, दैट द रीजन देखा जाएगा कि कौन सा है। तो पहला है कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट बॉन्ड की बात होगी। अनुभव, तुम्हारा डाउट यही आ रहा है। नंबर बी मेटालिक रेडियस, वहां मेटालिक बॉन्ड की बात होगी। और एक बहुत ही अच्छा टाइप है वंडर वाल रेडियस, तो यहाँ वंडर वाल फोर्स, फोर्स भी क्या होता है, कंबाइंड ही होता है, दो चीज को करीब करता है, अट्रैक्ट करता है, तो वंडर वाल रेडियस। अब किसी ने पूछेगा सर आयनिक बॉन्ड होगा, तो वहां आयनिक रेडियस का वर्ड आएगा। हम अभी एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे हैं। आयनिक बॉन्ड में रेडियस जो होगा वो आयनिक रेडियस कहलाएगा। तो वो इस एटॉमिक रेडियस के बाद वाला टॉपिक है, पहले तो हम इसको पूरा पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बेसिस पर ये 3 तरह का होगा, कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वंडर वाल रेडियस। सबको समझ में आया तो बताइए। अनुभव, डाउट क्लियर हुआ? यस Yes, सर sir. यस सर, आ गया हाँ समझ में। हाँ हाँ हाँ, वेरी Yes, sir. गुड, गुड, बहुत अच्छे। गौरव साहू, आपको समझ में आ रहा है? गौरव, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए बताइए। हाँ सर एक्चुअली मेरा ना नेटवर्क इशू हो गया था, हाँ, तो मैं तो कोई बात मीटिंग नहीं है, आप यहाँ से लिखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। सर कोई आप एक बार कंक्लूजन से बता दीजिए, बार बार आपकी वीडियो फ्रीज हो रही थी नेटवर्क इशू की वजह अच्छा से। अच्छा अच्छा, कंक्लूजन आपने लिखा था? कंक्लूजन नहीं सर, मैंने बस सी पॉइंट लिखा हुआ है। हाँ, कंक्लूजन लिख लीजिए। एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ बॉन्ड। सर जो पार्टिकल नेचर की डेफिनेशन है सर, वो मतलब गलत है ना, मतलब एक्यूरेट नहीं है ना? हाँ वो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई अगर बोलेगा भाई ने मेजर करने का तरीका क्या, यानी जो बुक डिफिनेशन लिखता है वो पार्टिकल नेचर की वजह से लिखता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया ना, फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हर्षित, या ये बोल सकते हो फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द पॉइंट एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द मैक्सिमम। दोनों बातें हो गई एक ही डेफिनेशन। और सर अगर ये जो प्रोबेबिलिटी मतलब वैलेंस शेल में नहीं हुई तो? नहीं, क्यों नहीं हो सकती है, जहां भी होगी, जहां पर भी होगा वहीं होगी, वो कुछ भी हो सकता है। जहां पर भाई मौजूद रहेगा मैक्सिमम, वो वैलेंस शेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वहीं से रेडियस होगी। अगर वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो हम रेडियस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? समझ बात आ रही कि नहीं? जहां मैक्सिमम होगी वहीं तक लेना है। ओके ओके सर। जानवी, लिख लिया आपने इसको? सर ये थर्ड वाला क्या लिखा है आपने, वंडरवाल रेडियस। एक आगे बढ़ें। यस सर। चलिए अब आइए कि बहुत आसान सब है तीनों की डिफिनेशन, लेकिन इस पर क्वेश्चन सब कैसे आएंगे, पहले तीनों को मैं पढ़ाऊंगा। कोवैलेंट रेडियस लिखिए सारे लोग, कोवैलेंट रेडियस। तो जल्दी से डिफिनेशन लिखिए, मैं आपको लिखा रहा हूँ, फिर समझाऊंगा। इट इज डिफाइन एज, बहुत आसान आसान डिफिनेशन सब है। इट इज डिफाइन एज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, सब समझाएंगे आपको। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन
between two same atom bonded by single कोवैलेंट बॉन्ड, इसलिए इसका दूसरा नाम है SBCR। और से सुनो, SBCR सिंगल बॉन्डेड कोवैलेंट रेडियस। अब इसको समझिए, एक एटम ये है और एक एटम ये है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, दोनों सिमिलर एटम होना चाहिए, इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट द रीजन। इसी को आप केमिकल बॉन्ड में पढ़िएगा, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो आर कोवैलेंट जो होगा बहुत ही आसान, हाफ डी। बॉन्ड लेंथ अगर 100 पिकोमीटर है तो रेडियस जो होगा वो 50 हो जाएगा। समझा? इस पर क्वेश्चन सब कैसे आएंगे वो हम आपको बताएंगे। तो डिफाइन एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सेम एटम। याद रखिएगा, सेम बोलना जरूरी है। अगर जैसे सेम का मतलब हुआ H2 है, Cl2 है, I2 है, वगैरह वगैरह। अगर HCl होगा तो क्या होगा, तो ये भी आपके सिलेबस में है। तो चूंकि एक टर्म्स अभी आपने नहीं पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वहां आपको बताया जाएगा, तो आप पेशेंस रखेंगे तो ये हम वहां आपको बताएंगे। अभी जो कोवैलेंट रेडियस की डिफिनेशन है, दो सेम एटम बॉन्डेड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। बताइए, डिफिनेशन में किसी को एतराज तो नहीं है? नो सर। नो सर। तो गौर से सुनिएगा, इस पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देगा और इसको और अच्छे से समझना है। ऐसे तो मैं बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा, एक एग्जांपल देके और अच्छे से समझा देता हूं कि ये सिंगल बॉन्ड क्यों है, इसलिए इसका नाम है SBCR। बताइए जानवी वगैरह सब लोग बताइए कि आगे बढ़े। क्लियर है? लिख लिया? हर्षित, खसपेल, किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ, किसी को डाउट तो नहीं है? नो डाउट। नो डाउट नो सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब हम एक एग्जांपल देते हैं। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि आप डिफिनेशन बताएंगे। एक क्वेश्चन एक आप क्वेश्चन लिखिए। मानसवीन आप बताइए, आपको आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. गुड। कोवैलेंट, ये बताइएगा सब लोग, कोवैलेंट रेडाई ऑफ ऑक्सीजन, और से सुनिएगा, ऑक्सीजन कैन बी, मैं देख एक ऐसे बहुत एग्जांपल कराऊंगा तीनों डिफिनेशन लिखकर, लेकिन मैं चाहता हूं इस डिफिनेशन को और अच्छे से अगर समझना है ठीक, तो वो आपको बताना है। बताइए, इक्विवेलेंट रेडियस चारों का निकाल सकते हैं, किसका किसका इसमें निकाल सकते हैं? सर A और B का निकाल सकते हैं। सर A और B का निकाल सकते हैं। वेरी गुड, सारे लोग आंसर दें। हाँ, जानवी, भंडारी, सब लोग आंसर दें। सर ये ए वाला का रीजन समझ आ गया, बी वाले का क्या रीजन होगा? नहीं नहीं, इसका आंसर सिर्फ डी है, सबका आंसर गलत है। देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, नहीं निकाल सकते, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। समझा? इसलिए मैंने कहा डिफिनेशन को और अच्छे से समझना है। ओके। और ओजोन का अभी मैं केमिकल बॉन्ड जस्ट पढ़ाने वाला हूं, अगले वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसका ये रेजोनेंस शो करता है, तो इसमें डबल, ये दिखने में डबल बॉन्ड है, ये एक्चुअल डबल बॉन्ड नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये प्योर सिंगल नहीं है। अभी बाद में रीजन पूछिएगा, बस आप ये रखिए कि इसमें भी नहीं निकाल सकते।
H2O में तो निकाल ही नहीं सकते, ऑक्सीजन अकेला है। H2O2 में सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए केमिकल बॉन्ड मजबूत होना चाहिए, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। और यही सब क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी में ये लाइन लिख दिया सिंगल बॉन्डेड। अब कोई कहेगा एनसीईआरटी के में लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है, क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं, एनसीईआरटी एक लाइन भी लिख दिया तो अच्छा एग्जामिनर नीट जी या स्कूल लेवल पर इस तरह का क्वेश्चन बनाएगा। कोई कहे कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डाउट को क्लियर करें। कोवेलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सेम एटम। अच्छा यहाँ पर हाफ लिख दीजिएगा, डिफाइंड एज, सॉरी फॉर दैट हाफ ऑफ द, सॉरी लिख दीजिएगा भाई प्लीज, क्योंकि मैंने यहाँ पर हाफ लिखा है, यहाँ सेंटेंस में हाफ छूट गया। बोलिए, पहले क्लियर कर लीजिए, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। लिख लिया मानस, मानसवेन, हर्षेन? Yes, sir. Yes, sir. सब हाँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया था, इंग्लिश में छूट गया था। हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। गौरव साहू लिख लिया हाफ ऑफ द? हाँ सर। हाँ लिख लीजिए, वरना फिर बाद में छूट जाएगा। अभी लिख लीजिए सब लोग, फिर हम उस पर आएंगे। अब बताइए इसका, हाँ तो अब इसका एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आए तो ये और अच्छे से आएगा। अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा। जब आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आए, ये जो ओजोन है ना, ओ और ओ के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं है, हम नहीं निकाल सकते। ओजोन में भी ये स्ट्रक्चर होता है जिसको रेजोनेंस कहते हैं, आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड में। ना ये प्योरली सिंगल है, ना ये प्योरली डबल है, इसमें भी नहीं निकाल सकते। इसमें निकाल कैसे सकते हैं? दूसरे मेथड से निकालेंगे, कोवेलेंट रेडियस की मदद से नहीं निकालेंगे। H2O2 में ही निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है। चलिए आप लोग मैसेज में चैट बॉक्स में लिखिए ये सबको समझ में आया या नहीं आया। सर हाँ बोले। पर वहाँ पर दो सेम एटम बोला है ना सर, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नहीं आ रहे। अरे यार यहाँ देखो ना, ऑक्सीजन नहीं है सेम, ये देखो ना खसपेल, कहाँ नजर रहती है तुम्हारी? पर हाइड्रोजन भी तो है ना सर। नहीं यार, ऑक्सीजन का बोला है ना, यहाँ ऑक्सीजन का पूछा है तो हमें ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड चाहिए जो दिया हुआ है। क्यों कंफ्यूज हो? दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड है, हाँ या ना? यस सर। तो फिर सिंपल पॉइंट सब समझो करो। OH से मतलब नहीं है, दो सिमिलर एटम आ गया, बॉन्ड बने। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ Cl2 ही हो, इसलिए तो मैंने क्वेश्चन दिया। अब यहाँ पर H2O2 है, देखिए O सिंगल बॉन्ड आ रहा है ना इस मॉलिक्यूल में। आप हाँ OH का नहीं निकाल सकते, H2O2 में अगर कोवेलेंट रेडियस निकाल भी सकते हैं तो O सिंगल बॉन्ड होगा, OH का नहीं निकाल सकते। ओके हसपेल? यस सर। चलिए, ध्यान भी समझ में आया सबको? आगे बताएं, आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। चलिए इस पर क्वेश्चन अभी और कराएंगे, अभी जस्ट कराएंगे। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, मेटालिक रेडियस। सबकी डिफिनेशन यही होगी, इट इज डिफाइंड एज half of the internuclear distance between two adjacent metal atom in the crystal। कोई भी सॉलिड, क्रिस्टल का मतलब सॉलिड, किसी भी क्रिस्टल, जैसे ये दो मेटल एटम है, इसमें आप इसमें इस तरह बनाएंगे। ये दो मेटल है, मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, तो इस तरह बस टच करेंगे। तो अब यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस है, सबका डिस्टेंस यही हाफ डी। तो आर मेटालिक इज इक्वल टू हाफ डी। तो मेटालिक रेडियस मेटल, कोई कहे आयरन में कौन सा रेडियस निकालेंगे, तो
मेटालिक रेडियस निकालेंगे। तो ये डिफिनेशन तो आसान है, बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल होना चाहिए। बोलो डिफिनेशन सबको समझ में आ गई? यस सर। सर आपने क्रिस्टल क्या लिखा है? इन द क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब यहाँ देखिए आयरन रॉड है ना, तो आयरन रॉड ये एक है, बहुत सारे हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे एटम्स हैं, समझा कि नहीं? ये पूरा क्रिस्टल है आयरन का, इसमें कोई भी दो एडजेसेंट ले लीजिए, इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ले लीजिए। ओके यस सर। और मैं चलिए आपने पूछा तो मैं इसको पूरा बना ही देता हूँ, समझा? क्रिस्टल का मतलब कि आपको और अच्छे सेल्फ स्टडी में हो। मान लीजिए 3D सिस्टम है, बहुत सारे आयरन एटम है, समझा कि नहीं? ये पूरा क्रिस्टल है, ये पूरा क्रिस्टल है, इसमें किसी दो एटम में किसी भी दो एडजेसेंट मेटल को उठाइए, उसके बीच का डिस्टेंस लीजिए। ये बस टच करेगा, ओवरलैप नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। अगर आप और बनाना चाहिए, इसमें कोई चाहे ये और ये ले लीजिए, ये और ये ले लीजिए, कोई भी एडजेसेंट। आयुष थम्पी आ रहा है तो हाफ डी मेटालिक रेडियस हो जाएगा, मेटालिक रेडियस। तो इसलिए मैंने ये पूरा वर्ड लिखा क्रिस्टल, पूरे सिस्टम में क्रिस्टल सिस्टम लिख लीजिए तो और अच्छा वर्ड हो जाएगा। पूरे सॉलिड में क्रिस्टल सिस्टम में दो एडजेसेंट मेटल के बीच का जो हाफ डिस्टेंस होगा उसी को हम मेटालिक रेडियस कहेंगे। किसी को डाउट है तो बोलिए। No doubt, sir. थैंक यू। No doubt. नो डाउट सर। No doubt, sir. No doubt, sir. हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत तेज हैं आप लोग, गुड, बहुत अच्छे। अब आइएगा वंडर वॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिए। इससे पहले कि मैं वंडरवाल पढ़ाऊं, ये साइड में एक चीज मैं लिख देता हूं, और अभी लिखिएगा नहीं, पहले गौर से समझिएगा। और अभी मैं नोट या रिमार्क्स लिखाऊंगा, उससे और क्लियर होगा कि कोवेलेंट मेटालिक रेडियस सर मेटल के अंदर निकाला जाता है, कोवेलेंट रेडियस किसका किसका निकाला जाएगा, वो हम अभी पूरा वर्ड सब लिखाएंगे सेंटेंस। देखिए एक केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है, अच्छे से समझिए, ये गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर में, वंडर वाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स का मतलब होता है वीक एट्रैक्टिव फोर्स। केमिस्ट्री में वीक एट्रैक्टिव फोर्स को हम वंडरवाल फोर्स कहते हैं। वंडरवाल एक साइंटिस्ट का नाम है। और वंडरवाल फोर्स याद रखिए हर जगह है, हर जगह एग्जिस्ट है। आप हम लोग ग्राउंड पर क्यों चल पाते हैं, वहां वंडरवाल फोर्स है। आप बैठे हुए हैं, वहां वंडरवाल फोर्स लग रहा है आपके बीच में। वंडरवाल फोर्स इज नॉट इन एवरीवेयर। आप चल रहे हैं, 10 पार्टिकल आपके कपड़े के ऊपर आ रहा है, तो 10 पार्टिकल और कपड़े के ऊपर वंडरवाल फोर्स लग रहा है। बाकी फोर्स के लिए कंडीशन है, कोवेलेंट बॉन्ड है तो वहां भाई वहां कंडीशन है कि इतना होगा तभी बॉन्ड बनेगा। वंडरवाल फोर्स के लिए कोई कंडीशन नहीं, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। पहले बताओ वंडरवाल फोर्स सबको समझ में आया? यस सर। जैसे Yes, sir. कोई हाँ, ये दो एटम है, समझ लीजिए इस दोनों के बीच में एक फोर्स पाया जाएगा जिसको हम वन डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ऑल आर वंडरवाल फोर्स। ये सब केमिकल बॉन्ड में भी ही पढ़िएगा आप, तो गौर से सुनिए, ये मैंने पहले पढ़ा दिया। अब आइए वंडरवाल फोर्स रेडियस के बारे में गौर से सुनिएगा, लिखिएगा नहीं, एकदम स्क्रीन को देखिए। आपके पास Cl2 गैस है। गैस का मतलब समझते हैं, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है ये, बस एक। यहां जो रेडियस होगा वो कोवेलेंट रेडियस की बात होगी। लेकिन अगर मैं ये लिखूं Cl2 सॉलिड, प्लीज सुनिए, Cl2 सॉलिड
सॉलिड का मतलब हमेशा केमिस्ट्री में याद रखिए, सॉलिड का मतलब याद रखिए ग्रुप ऑफ एटम्स, भीड़ या ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत ज्यादा। जैसे ये दिखने में क्या लग रहा होगा, एक नहीं नहीं, बहुत सारे Cl2 हैं ये। सॉलिड का मतलब बहुत सारे ग्रुप्स। गैस का मतलब गैस के बीच में मॉलिक्यूल की डिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि वो आइसोलेटेड हुआ। तो ये भी मीनिंग समझिए, Cl2 गैस, कोवेलेंट रेडियस। कोई भी कहे नॉन मेटल के बीच में कौन सा रेडियस निकाला जाता है, आप दोनों वर्ड कहिए, कोवेलेंट भी वंडरवाल भी। अगर वो गैस में है तो कोवेलेंट रेडियस ही होगा। लेकिन अब गौर से सुनिएगा अच्छे से, पहले सारे लोग बताइए Cl2 गैस, Cl2 सॉलिड की मीनिंग सबको समझ में आई? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, अब सुनिए, देखिए लिखिए, ध्यान दीजिएगा, एकदम स्क्रीन को देखिए। मान लीजिए ये Cl2 है, एक Cl2 लिया, फिर एक और बहुत सारे Cl2 हैं, बहुत सारे Cl2 हैं। तो अब बताइए, यहां तो आपका है कोवेलेंट रेडियस, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, क्या इस दोनों के बीच में, सारे लोग अनम्यूट होके बोलिए, क्या इस दोनों के बीच में कोई इस दो एटम के बीच में, देखिएगा एरो का निशान, क्या इस दोनों एटम के बीच में कोई बॉन्ड है, हाँ या ना? नो सर। नहीं है ना? नो हाँ, सर। तो नो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, तो नॉन बॉन्डेड एटम। लेकिन नॉन बॉन्डेड है, लेकिन इस दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, बताइए। हाँ हाँ हाँ, अब समझ में आया कि नहीं, अच्छे से बताइए जी सर, आ गया। हाँ हाँ, देखिए देखिए, दोबारा दोबारा सुनिए, आयुष थम्पी, ध्यान है? सर आपने वंडरवॉल फोर्स को डॉटेड उसमें क्यों डाल रखा है? जी सर, है सर, पूरा ध्यान है। हाँ, अरे भाई फोर्स को दिखाने आप तो ऐसा एतराज करती हैं, क्यों दिखाया भाई, ये फोर्स लग रहा है उसको दिखा रहा हूँ डॉटेड लाइन से, बॉन्ड होता है तो डार्क लाइन से दिखाते हैं। ओके चलिए, ये कोई जरूरी नहीं है, इसको दिखा रहे हैं कि भाई इसके बीच में फोर्स है। क्या मैं इसको खाली जगह छोड़ दूं, वैकेंट पूछ दूं, तो फिर कैसे समझ में आएगा? ये दिखाने का तरीका, इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत ही वीक है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये कौन सा फोर्स है बताइए फिर से सारे लोग? वंडरवॉल फोर्स। हाँ, तो बस इसके न्यूक्लियस की डिस्टेंस, इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस डी। बताइए, सब अब तक जितना रेडियस पड़ा उसमें सबसे ज्यादा डी इसी का आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो बस आर वंडरवाल भी, हाँ आर वंडरवाल भी हाफ डी ही होगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे, गौर से समझिए। कोई भी कहे कि हम कैसे समझेंगे वहां कोवेलेंट है, तो मैं इसलिए आपको अभी कंक्लूजन अच्छा अच्छा पॉइंट लिखवाऊंगा, एकदम याद रखिए। नॉन मेटल के बीच में कौन सा रेडियस, तो आप कहिएगा कोवेलेंट रेडियस एज वेल एज वंडरवाल। अगर वो गैस में है तो कोवेलेंट, सॉलिड में है तो वंडरवाल। खुद सोचिए, खुद सोचिए, ये दो मॉलिक्यूल की बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना वो क्लोजली पैक्ड होगा कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो कोई भी क्या है वंडरवाल रेडियस की डिफिनेशन, पहले लैंग्वेज को सुनिए फिर मैं लिखवाऊंगा। इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट। बताइए, इंग्लिश का सेंटेंस समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, एक मिनट रुकिए, फिर से मैं इसको मैं इधर डिफिनेशन लिखाता हूँ। वंडरवाल रेट, आप लोगों ने कुछ लिखा तो नहीं था ना? अरे बोलिए ना, कुछ लिखा तो नहीं था? नो सर। चलिए आप लिखना शुरू कीजिए, आप लिखना शुरू कीजिए। इट इज डिफाइन एज, उसको बाद में लिखेंगे हम लोग, पहले इसको लिखिए डिफिनेशन। इट इज डिफाइन एज, अब फिर कोई डाउट होगा तो मैं पूछूंगा, हाफ ऑफ द इंटर nuclear distance, half of the internuclear distance between two non bonded atom
between two non-bonded atom of adjacent molecule. जानवी आपको समझ में आ रहा है? जानवी बताइए हाँ या ना? यस सर। हाँ, इन सॉलिड स्टेट, ये जरूर बताइएगा। अब इसमें पहले ये लिख लीजिए सारे लोग। हर्षित आपको आ रहा समझ में? यस सर। गुड गुड। आमना अब्बास? यस सर। अब्दुल हन्नान इब्राहिम? यस सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। अनुभव आ रहा? अनुभव? यस सर। गुड। यश खसपेल आपको आ रहा है? यस सर। हाँ, बहुत पीएचडी स्कॉलर हैं आप। गुड। It is defined as half of the internuclear distance between two non-bonded atom of adjacent molecule in solid state. क्या आप लोगों ने लिख लिया ये स्लाइड? लिख लिया सर। पक्का? अब आइए प्रीवियस। अब ये सारी बातों को लिखिए। तो आप लोग इसको मत लिखिएगा, रुकिए मैं बता रहा हूँ। ये साइड में लिख लीजिए, इसको मत लिखिए। ये तो मैं अब लिखवाऊंगा अच्छे से। बस ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए और इसको ब्रैकेट में क्लोज करके लिख लीजिए। आपको मालूम है ना इस वीक में कौन कौन सी क्लासेस हैं मेरी? कल भी है और संडे भी है। यस सर। हाँ, बहुत जल्दी जल्दी अब चैप्टर खत्म होने का, समझ रहे हैं ना? कोई एतराज तो नहीं? टाइम संडे सेम टाइम है क्लास? संडे 12 PM मैसेज गया होगा ना मानस? यस सर। मानस बिन। हाँ, अब मैं आपकी क्लास 6 डेज लूंगा नेक्स्ट वीक से, और नेक्स्ट वीक इज द क्रूशियल। पूरा ये चैप्टर खत्म होगा, केमिकल बॉन्ड शुरू होगा। अब हर चैप्टर में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, बस आप पर डे पढ़ते रहिए और टाइमली 4 PM पे एकदम ज्वाइन हो जाइए। 2 मिनट पहले ही 4 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्रीवियस चैप्टर से होती रहेगी। पर डे पढ़िएगा तो आपको टफ नहीं लगेगा सिलेबस। जो नोट्स को अच्छे से बनाइए, नोट्स को पढ़ लीजिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। लिख लिया ये वाला? यस सर। यस सर। चलिए अब मैं एक कंक्लूजन लिखाता हूं, देखिए। नीचे लिखिए कंक्लूजन। पहला, को NM का फुल फॉर्म आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, वरना हो सकता है कुछ दिनों के बाद। नॉन मेटल में सारे लोग बोलिए कौन सा रेडियस पाया जाएगा? बोलिए। कोवेलेंट एंड वैन डर वाल्स। कोवेलेंट एंड मेटालिक। हाँ, मेटालिक क्यों नहीं? मेटालिक नहीं। हाँ चलिए, पहला पॉइंट। छोटे छोटे पॉइंट सब लिखिए। जैसे फॉर इसी के सामने एग्जांपल, Cl2 है तो कोवेलेंट भी है और वंडरवाल भी है, याद रखिए। अगर Cl2, यहां पर लिख देता हूं, Cl2 गैस है तो कोवेलेंट, और Cl2 सॉलिड है तो वंडरवाल। अब जानते हैं वंडरवाल एक जगह और पाया जाता है, जो मैं नीचे आपको समझाऊंगा। अच्छा बताइए सारे लोग मिलके, अनम्यूट हैं सारे लोग, बताइए कौन केमिस्ट्री में कौन ऐसा नॉन मेटल है जो आपस में कंबाइंड नहीं करता? बताइए। चुप हैं? मानस जोशी? नोबल गैसेस। नो। हाँ, नोबल गैस। ये इतना अच्छा पॉइंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसकी इंपॉर्टेंस अभी समझ में आएगी और मैं इसको बना। नोबल गैस में कोई पूछे कि नोबल गैस में कैसे निकालेंगे,
तो आपको क्या करना है जानते हैं, ओनली वंडरवॉल रेडियस। कौन सा रेडियस, फिर से बोलिए कौन सा रेडियस, ओनली वैंडरवाल रेडियस। मान लीजिए हीलियम एटम का एक हीलियम ले लीजिए, एक हीलियम ले लीजिए, और ध्यान दीजिए इस दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, बताइए बताइए। वैंडरवाल फोर्स। वैंडरवाल। बहुत अच्छे। तो अब इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये भी बना लीजिएगा सामने, आर वंडरवाल इज इक्वल टू हाफ डी। समझा, नोबल गैस, समझा। चलिए लिखिए तीसरा पॉइंट लिखिए, मेटल। मेटल ये जानबूझ के मैं लिख देता हूं, ये तो आसान ही है, ये तो नाम ही से साबित है। मेटल मेटल के बीच में मेटालिक रेडियस। बोलिए कंक्लूजन वाला पॉइंट सबको समझ में अच्छे से आया या नहीं आया? आया सर आया। हाँ, अच्छे से आना चाहिए एवरी स्टूडेंट, मन को भारी लेकर नहीं पढ़ेंगे। मानस, विन, यश, गौरव, साहू तीनों स्टूडेंट बोले समझ में आया कंक्लूजन? यस सर। बहुत अच्छे। हाँ हाँ बोलिए सर, किसी को हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे नोबल गैस जेनन भी होती है पर वो कंपाउंड बनाती है, तो वो एक्सेप्शन कौन होगा? कौन नोबल गैस जेनन। कौन? हाँ जेनन, आप पढ़िएगा जेनन जो है, जेनन जो है वो कंपाउंड बनाता है, और जेनन कंपाउंड बनाता भी है तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बनाता है। समझा कि नहीं? तो हमें जेनन जेनन जो है तो उसमें भी वही होगा, वंडरवाल फोर्स होगा, तो वो तो कुछ ही नोबल गैस है ना। हमें अच्छा दूसरी बात ये कि हमें सेम एटम तो चाहिए ना, सेम एटम चाहिए, तो सेम एटम के लिए तो फ्लोरीन फ्लोरीन होगा नहीं, और जेनन जेनन आपस में तो कंबाइन करेगा नहीं। समझ रहे हैं ना मानस? जेनन अगर हाँ जेनन कंबाइन करके कंपाउंड बनाता भी है तो वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन, क्यों? फ्लोरीन ऑक्सीजन पूरी केमिस्ट्री में बहुत ही भारी गुंडा है। इसी चैप्टर में अभी पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन और ऑक्सीजन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो किसी के साथ भी रहता है तो बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। वो समझ में बात आ रही? तो वो लेकिन आपस में तो जेनन कंबाइन नहीं कर सकता ना। ओके हाँ सर समझ गया। हाँ समझ गए, ओके थैंक यू। चलिए और कोई डाउट है किसी को, आगे बढ़ें। सर मैंने लिखा है। अच्छा लिखिए लिखिए लिखिए, आप बहुत अच्छे से लिखिए, पूरा टाइम है आपके पास। गौरव से जाओ। सर हाँ बोलिए। सर मेटलॉइड्स का क्या होगा, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम? वो नॉन मेटल ही मान के चलेंगे, नॉन मेटल ही। और मेटलॉइड में दोनों प्रॉपर्टीज होती है, वो कंडीशन पर बेस करेगा। मेटलॉइड्स में दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, सिलिकॉन सिलिकॉन तो हम नॉन मेटल ही मान के चलेंगे, क्योंकि वो प्योरली मेटल नहीं है, तो हम नॉन मेटल ही की कंडीशन डाल के उसकी रेडियस निकालेंगे। सर हाँ बोलिए। सर डाउट लिखा था। अच्छा कहाँ, किसमें? अच्छा डाउट लिखा था आपने, ओके। हाँ ये जो आपने गौरव साहू जो बोला है, देखिए एटॉमिक रेडियस गौरव साहू कंबाइंड स्टेट में है। कंबाइंड स्टेट का मतलब बॉन्ड भी होता है, कंबाइंड स्टेट का मतलब फोर्स भी होता है। तो ये फोर्स की वजह से आपस में करीब तो आ रहा होगा, भले वीक ही सही। समझा कि नहीं? तो इसलिए हम इस डिस्टेंस को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि वंडरवाल फोर्स की वजह से जो भी डिस्टेंस आएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, हम उसका हाफ कहेंगे, हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर नेगलेक्ट करेंगे तो रेडियस तो 0 हो जाएगा ना। गौरव साहू। ओके सर। हाँ हाँ चलिए लिख लिया? यस सर। चलिए अब सब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि कोई भी पूछे ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, बताइए आपको सबसे बड़ी रेडियस कौन सी लगी? सारे लोग अनम्यूट करके बोलिए। वंडरवाल रेडियस। उसके बाद मेटालिक रेडियस, क्योंकि देखिए मेटालिक में कम से कम ये है, कोवालेंट में तो ये ओवरलैप किया तो ये डिस्टेंस कम है, तो मेटालिक रेडियस। उसके सबसे कम रेडियस कौन है? कोवालेंट। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि राइट द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। लेकिन स्कूल के एग्जाम में रीजन पूछेगा
वो मैं लिखा देता हूं कि आपको स्कूल में भी कैसे लिखना है वो भी आना चाहिए। अब वो पूछेगा वंडरवाल रेडियस इज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस, तो आप सिंपल आंसर दें बिकॉज वंडरवाल फोर्स इज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड से कमजोर है, जब कमजोर है तो डिस्टेंस ज्यादा होगी, और डिस्टेंस ज्यादा होगी तो रेडियस भी ज्यादा होगा। तो स्कूल के एग्जाम में रीजन के साथ पूछेगा और एक डायरेक्ट ऑर्डर भी याद रखेंगे। बताइए जानवी समझ में आया, हर्षित दोनों को आया? यस सर। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इसका आंसर दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं मैं। लिख लिया? बताइए सारे लोग। यस सर, लिख लिया। और अच्छे से आंसर दीजिएगा। ये मैं इतना आसान दे रहा हूं कि इसको इथेन, इथाइन, इथीन, ये आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जानते हैं, अपने से कीजिए। सर ए। ऑप्शन ए। सर सी। सी इज द करेक्ट आंसर। वाई ए? भाई सी में ट्रिपल बॉन्ड है, हमें कोवेलेंट रेडियस में सिंगल बॉन्ड चाहिए। वाई यू आर कंफ्यूज्ड एवरी स्टूडेंट? यहां देखिए सी सिंगल बॉन्ड सी आया, बोलिए हाँ या ना। यस यस सर। हाँ तो फिर हाँ देखिए, आप मैंने कहा था ना, आप लोग अच्छे स्टूडेंट की पहचान है, सही से देखिए भाई। ये मैंने जानबूझ के, देखिए और क्वेश्चन है लेकिन मैं इसलिए जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ कि अभी केमिकल बॉन्ड नहीं पढ़ा, आपको स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आएगा, तो मैं इसलिए जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ। वरना अगर स्ट्रक्चर, अगर केमिकल बॉन्ड में और अच्छे से आएगा। मेन है कि स्ट्रक्चर आना चाहिए। सबको समझ में आया? अब कंफ्यूज नहीं होना है कि सी, हाँ CH का हम नहीं निकाल सकते। CH का कैसे निकालेंगे? इसी चैप्टर हमें पढ़ेंगे कि जब दो डिफरेंट एटम होता है तो हम उसका एटॉमिक रेडियस कैसे निकालते हैं। तो उसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि पढ़ा नहीं है, तो हम उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम आपको पढ़ाएंगे। अभी बस सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस पढ़िए। सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस, दो सिमिलर एटम होना चाहिए। कार्बन का कोवेलेंट है तो आपको देखना है सी सिंगल बॉन्ड सी कहां पर है। तो सी सिंगल बॉन्ड सी ये है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। बोलिए आया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट सब लोग? यस सर। चलिए वेरी गुड। अब आइए इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, गौर से सुनिए। टॉपिक डालिए, एटॉमिक रेडियस एंड पीरियोडिक ट्रेंड। टॉपिक डालिए, इसमें पहला है पीरियड।
देखिए पहले लिख देता हूँ, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। सारे लोग ध्यान दें, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, जिसकी वजह से अब देखिए ये सब वर्ड बहुत दफा आएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो साइज छोटा। आप जानते हैं ना कि पीरियड में साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है। अब जैसे सुनिए, अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। देखिए जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है। देखिए 1s² 2s1, 2s2, 2s² 2p1, 2s² 2p2। देखिए नंबर ऑफ शेल 2 ही तो है सब में। अरे बोलिए ना हाँ या ना। यस सर। यस सर। हाँ, आपको मालूम है कल जेड इफेक्टिव का जब क्वेश्चन कराया था तो हमने कहा नहीं था कि जब टाइप्स ऑफ सब शेल, ध्यान दीजिएगा, जब टाइप्स ऑफ सब शेल और नंबर ऑफ शेल सेम हो तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को देखते हैं। जितना प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा, याद है ना एल्युमिनियम और सिलिकॉन का कराया था क्वेश्चन, याद कीजिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में, याद है सबको? यस सर। हाँ तो याद रखिए, कोई पूछेगा लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम होते हैं, इफेक्टिव। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतनी दफा आएगा, इसलिए घर पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और इससे मिलता जुलता कंसेप्ट हम आयोनाइजेशन एनर्जी से पहले नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज ऑफ एटम छोटा होगा। ये आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा वो हम आपको सिखाएंगे। चलिए लिखिए सारे लोग, किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, ये आप जानते भी थे। बोलिए बोलिए सब लोग, हाँ में हाँ मिलाइए भाई, आ रहा है ना? यस सर। हाँ गुड। ग्रुप में देखिए टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, और आपको मालूम है ग्रुप में नंबर ऑफ शेल जो होता है वो इंक्रीज होता है। और जब शेल नंबर बढ़ेगा तो आप पढ़ चुके हैं न्यूक्लियर से डिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो जेड इफेक्टिव घटेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, तो साइज बढ़ेगा। ये सारे लोग आप जानते हैं। बोलिए हाँ या ना, ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, लिथियम से सोडियम आए 3s, सोडियम से पोटेशियम में जाइए 4s। अब आइए मैं आपको एग्जांपल दे दे के समझाता हूं। आयुष, सब कुछ समझ में आ रहा है आयुष? यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए अब सारे लोग बताइएगा एग्जाम्पल फर्स्ट। हाइड्रोजन और हीलियम। अच्छा एक मिनट। पीरियड फर्स्ट में दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। बताइए ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। पीरियड में एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट घटता है। बताइए किसकी साइज बड़ी है इसमें, जल्दी बताइए। हाइड्रोजन। हाँ, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो घटती है। अब सुनिए, हीलियम की साइज बड़ी होगी। आपको सुन के बहुत अचंभे होंगे, नहीं कहिए नोबल का जो बुक लिखता है, गौर से सुने आप अच्छे से,
जो बुक लिखता है कि लेफ्ट टू राइट साइज घटती है, वो नोबल गैस को छोड़कर, अभी पढ़ा नोबल गैस में वंडरवाल रेडियस, अब वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ी रेडियस होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई कहे क्यों वंडरवाल, और मैं यहां पर कंक्लूजन एक लिख रहा हूं, सारे लोग सुने। अब ये 9th 10th का कंसेप्ट नहीं है, कोई भी पूछे लेफ्ट टू राइट का ये साइज डिक्रीज होगी, लेकिन नोबल गैस, गौर से सुने, कंक्लूजन में ध्यान दीजिए अच्छे से, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए। फिर से बताइए, हर पीरियड में सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? बोलिए सारे लोग। नोबल गैस। हाँ, अब मैं लिख देता हूं, नोबल गैस, सुनिए अच्छे से, इज लार्जर, और एकदम एनडीटीवी की तरह सुनिए, इज लार्जर in atomic size, larger in atomic size in their respective period, अपने अपने पीरियड। ये नहीं कि हीलियम का किसी के साथ मुकाबला करा दिया, आप कहेगा हीलियम और पोटेशियम, तो पोटेशियम की, चूंकि अलग अलग पीरियड हो गया, समझ में बात आ रही ना? तो बहुत सारे स्टूडेंट पॉइंट को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, गलत कंसेप्ट है, ये याद रखिए। इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, अपने अपने पीरियड में। सुने अच्छे से, केमिस्ट्री पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ें, ये नहीं रट लेना है नोबल गैस इज लार्जर इन एटॉमिक साइज, आपको पूरा वर्ड पढ़ना है, इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, अपने अपने पीरियड में। ये नहीं कि हीलियम की साइज किसी से भी कंपैरिजन करा दिया, नो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? बोलिए ना, हाँ या ना? यस सर, आ हाँ रही है सर। हाँ, ये बात याद रखना आ रही है सर। हाँ, बहुत अच्छे आदमी हैं आप, आना चाहिए। तो क्या है, क्यों? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वंडरवाल रेडियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसी तरह पीरियड सेकंड में, गौर से सुने, मैं एक एक पीरियड को डिस्कशन करूंगा, ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ा दिया टॉपिक खत्म। बहुत, ये चैप्टर बहुत छोटा था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सेकंड पीरियड है। और सेकंड पीरियड के लास्ट में मैंने बताया था नियॉन होता है, तो याद रखिए 3 to 10 सेकंड पीरियड होगा, डायरेक्ट भी याद रखिए। तो इसमें अगर एटॉमिक ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस पूछा जाए, तो सबसे बड़ी रेडियस आप पहले नियॉन को बोल दीजिए, नियॉन के बाद एज यूजुअल लिथियम, बेरिलियम, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबसे छोटी साइज फ्लोरीन, जबकि रूल के मुताबिक लग रहा है कि नियॉन की साइज छोटी होनी चाहिए, लेकिन अपने पीरियड में नियॉन की साइज सबसे बड़ी होगी। कोई कहेगा क्यों? वंडरवाल रेडियस। बोलिए, सबको समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। यस सर, आ गया। सर आप ये साइज बता रहे हो सर, वो सिर्फ वंडरवॉल के रिस्पेक्ट में है, आप बाकी रेडियस को भी कंपेयर करके बोल रहे हो? सारे भी हो रहा है भाई। ओवरऑल नोबल गैस में कौन सा रेडियस पाया जाता है, जल्दी बताएं। वंडरवॉल। वंडरवॉल। बाकी में कौन सा रेडियस पाया जाता है बताइए? कोवेलेंट। कोवेलेंट, हाँ, कोवेलेंट नहीं, बाकी मेटल की बात ही नहीं होगी ना, मेटल कोवेलेंट, कोवेलेंट की बात हो रही है ना, कोवेलेंट रेडियस। ओके, हाँ, कभी कभी अगर पूछ देगा, जैसे ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऐसे पूछ देता है, और से सुनिएगा कि अगर हम सब में कोवेलेंट रेडियस एज्यूम कर दें तो क्या होगा, तो बस एज यूजुअल सबसे छोटी साइड किसकी होगी? नियॉन की। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट पूछेगा एटॉमिक रेडियस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर ये पूछ दिया कि तमाम में हम कोवेलेंट रेडियस एज्यूम कर लें तो क्या होगा, तो क्या होगा बताओ? सबसे छोटी साइज किसकी होगी? नियॉन की होगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर वो लिख दे तो, मेरी बात आई, जानवी, हर्षित, सबको आई? अगर वो लिख दे कि अगर हम सब में कोवेलेंट रेडियस अज्यूम कर रहे हैं तो बताइए। हाँ सर। हाँ, तो सबसे छोटी साइज किसकी होगी? नियॉन की होगी। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। ओवरऑल अगर आपको ऑर्डर कहे तो नियॉन की साइज बड़ी। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, व्हाई नोबल गैस इज लार्जर इन एटॉमिक साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, तो आप कहिएगा ड्यू टू वंडरवॉल रेडियस।
कुछ नहीं लिखा जाए तो नियॉन की साइज सबसे बड़ी है। और कंपटीशन का अपना अपना कंसेप्ट है, वो किंतु परंतु करके क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम तमाम में एक ही रेडियस को हम एज्यूम करें, कोवेलेंट रेडियस को एज्यूम करें, तो वो तो बात की बात है, वो तो एज्यूम करने पर है, तो वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अदरवाइज जनरलाइज कंसेप्ट यही है कि हर पीरियड में नॉर्मल गैस की साइज सबसे बड़ी होगी। बताइए, डाउट क्लियर हुआ अब? यस सर। यस सर। हाँ, तो वो सब तो ऑब्जेक्टिव में लिख देता है आईटी नीट में, हम ये मानेंगे तो क्या होगा, तो वो एक अलग मैटर है। सर मतलब ये नोबल गैसेस की कोवेलेंट रेडियस को 0 कह सकते हैं ना? नहीं, 0 नहीं कह सकते हैं कि भाई कोवेलेंट रेडियस को वो कह रहा है कि हम मान लें कि ये कंबाइन कर रहा है, चाहे वंडरवाल फोर्स ही के जरिए कंबाइन कर रहा है, तो चूंकि इसमें ओवरलैप तो होगी नहीं, कंबाइन तो करेगा नहीं, लेकिन एक फोर्स की वजह से है। अगर हम मान लें कि ये कंबाइन कर रहा है तो सबसे कम रेडियस होगी, क्योंकि इसमें प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ओके ओके सर, ठीक है। ये है, मानने पर है कि अगर वो मान ले तो। हाँ, चलिए आगे बढ़े। बताइए, जानवी समझ में आया? यस सर। हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो लिख दीजिए अभी स्क्रीन पर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब। चलिए, क्या आप लोगों ने लिख लिया? यस सर। अब सुनिए, गौर से सुनिएगा। ग्रुप में ग्रुप फर्स्ट, देखिए ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस पूछा जाए तो लिथियम से बड़ी सोडियम है तो सबको मालूम है, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बैरियम, रेडियम, ये सबको मालूम है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB। अब आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें, ये लिख लीजिए जल्दी से, और बहुत सारे हैं। अब हम आइए एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल का मतलब केमिस्ट्री में मैं उस दिन बता दिया था कि हर एक्सेप्शन का रीजन है, समझा कि नहीं? ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब हम पूरी केमिस्ट्री की मैं बात करूंगा, नॉट ओनली कि इसी चैप्टर के लिहाज से, इन होल केमिस्ट्री कहाँ कहाँ एटॉमिक रेडियस में नॉर्मल ट्रेंड से कुछ डिफरेंट ऑर्डर है, तो वो आपको अब समझना है। बताइए, क्या तैयार हैं आप लोग? लिख लिया इसको, आगे बढ़ें। सर हाँ बोलिए, बताइए। सर ये ग्रुप ये 1 में, हाँ, इसमें FR एलिमेंट नहीं होगा सबसे बड़ा? हाँ है, हमने नहीं लिखा, जो लास्ट में होगा उसका सबसे ज्यादा होगा, है ना? जो लास्ट में होगा उसका सबसे ज्यादा होगा। हाँ, अगर मैं ना भी लिखूं आप अपने से लिख लीजिए, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। हाँ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनी, SN, PB सब में है। नाइट्रोजन यानी P ब्लॉक में नाइट्रोजन ग्रुप 13, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कुछ भी आप आगे इसके बाद भी है तो जो सबसे लास्ट एलिमेंट है 115 उसका भी हो जाएगा, लेकिन उतना पढ़ना नहीं है, बिस्मथ है, यहीं तक आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। अब सुनिए असल क्वेश्चन, ये तो आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं भाई की पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होती है। एक नई चीज सीखा है अब तक, वो है नोबल गैस अपने अपने पीरियड में लार्जर साइज होगी। ये एक नई चीज आपने सीखी आज। अब आइए, और सारे लोग अब ध्यान देंगे और इसको 10 दफा घर पर पढ़ेंगे, इतनी दफा पढ़ लेंगे कि जब भी एटॉमिक रेडियस का आपको रहे तो ये टेबल आपको एकदम ध्यान रहे। एक्सेप्शन का रीजन आपको लिखाया जाएगा, एक्सेप्शन का रीजन तो लिखाया नहीं जाता, लेकिन यहाँ हर एक्सेप्शन का टॉपिक डालिए, एक्सेप्शन इन एटॉमिक रेडियस, जो कि केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है स्कूल कॉम्पिटिशन सब में। और हमने आपको वादा किया है कि पूरी केमिस्ट्री की बात होगी, नॉट ओनली पीरियोडिक टेबल, सब आपको पढ़ना है कि
एक्सेप्शन एटॉमिक रेडियस कहाँ कहाँ है। पहला गौर से सुनिए, पहली बात, पहला बोरॉन फैमिली। कौन सी फैमिली बताइए सारे लोग मिलके? बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली। हाँ, बोरॉन फैमिली को कौन सा ग्रुप कहते हैं, किसी को याद है? 13। बहुत अच्छा। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत दफा पूछ चुका है आपसे, और आपके सिलेबस में भी है, पीरियोडिक टेबल में आप पढ़िएगा। तो देखिए, केमिस्ट्री में याद रखिए आप अच्छे से, ध्यान दीजिएगा, रिपीट कर रहा हूं। इस ब्लॉक में 2 ग्रुप था, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, कोई एक्सेप्शन नहीं। बी ब्लॉक में 13 to 18 है, सिर्फ 13 में ध्यान देना। देखिए, इस तरह घर पर पढ़ना है, ऐसे पढ़िए। इस ब्लॉक में 2 ग्रुप, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, नॉर्मल ऑर्डर, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। बी ब्लॉक में 13 to 18, ओनली 13 में। अब सर 13 ही में क्यों है? हम 2 लिहाज से लिखवाएंगे। स्कूल के एग्जाम में अगर रीजन आए तो क्या लिखना है, और मेन ऐसा रीजन जो आपके माइंड में सेट कर जाए कि एक्सेप्शन अगर पाया भी गया तो ग्रुप 13 में ही क्यों पाया गया, तो वो भी मैं लिखाऊंगा। गौर से सुनिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एक्सपेक्टेड ऑर्डर के जो ऑर्डर होना चाहिए था, बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा इंडियम, इंडियम से बड़ा थैलियम। एक्चुअल ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो आपको एक्चुअल लिखना है। जब भी एग्जाम में आए तो ये एक्सपेक्टेड तो सेल्फ स्टडी के लिए लिखाया जा रहा है। बोरॉन से बड़ा गैलियम हो, बोरान के बाद गैलियम आता है, फिर एल्यूमिनियम, बस इसी दोनों में, बाकी एज यूजुअल इंडियम और थैलियम। और इंडियम और थैलियम में लगभग ये भी होता है, पूछ सकता है कि इसका साइज थैलियम का साइज बड़ा तो है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सिमिलर भी है, उसका भी रीजन हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर से बताइए, ग्रुप 13 में बोरॉन के बाद किसका नंबर आएगा? गैलियम। हाँ, अब हम रीजन पढ़ाते हैं, गौर से सुनिएगा अच्छे से। इस रीजन के बाद हम पहले स्कूल वाला रीजन लिखा देते हैं, बोलिए, उसके बाद हम आपको एक्चुअल रीजन लिखाएंगे। पहले स्कूल वाला, पहले लिख लिया सारे लोग? यस सर। और सुनिए अच्छे से, खासकर खसपेल, खासकर हर्षे, सारे लोग सुने। अब ये जो इसका रीजन लिखाया जा रहा है, ये अब हर जगह अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ बोरॉन फैमिली में। इसीलिए मैं आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए 2 रीजन लिखवाऊंगा। क्योंकि स्कूल वाला रीजन लिखाऊंगा तो आपको माइंड में आएगा, सर 14 में क्यों नहीं हुआ, 15 में ऐसा क्यों नहीं हुआ, 16 में ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए पेशेंस रखेंगे, हम दोनों जब लिखाएंगे तो आपके माइंड में बहुत अच्छे से आएगा। स्कूल वाला लिखाने पर आपने डाउट आ सकता है, सर इसी में क्यों, ऐसा तो एक्सेप्शन है, आपको समझ के याद रखना है, लेकिन फिर भी माइंड को आने के लिए फिर आपको देखिए इधर, गौर से सुनिए। बोरॉन के बाद, बोरॉन का एटॉमिक नंबर, गौर से सुनिएगा सारे लोग, सुन रहे हैं ना, स्क्रीन को देख रहे हैं सारे लोग, स्क्रीन ही को देखिएगा, लिखिएगा नहीं। बोरॉन के बाद एल्युमिनियम है, नियॉन 3s², 3p1, और क्या कहते हैं, एल्युमिनियम के बाद गैलियम है, आर्गन 3d10, 4s², 4p1। अब मैं ये जो लिख रहा हूं तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये सब पढ़ाया जा चुका है। 4d10, 5s², 5p1। थैलियम में है जेनन 4f14, 5d10, 6s², 6p1। अच्छा एक बात बताइए सारे लोग, याद है डी ब्लॉक में स्कैंडियम टू जिंक 21 से 30 यही होता है कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। अच्छा देखिए, हाँ अब देखिए, अब स्कूल वाला रीजन 5, 13, 31। अब यहाँ डी ब्लॉक है, जिंक यहाँ पर मौजूद है 30 के बाद। अब सुनिए, कोई कहेगा कि ग्रुप 13 ही में क्यों, तो कहिए
आप पहले रीजन सुनिए कि जैसे एल्युमिनियम से गैलियम में आते हैं तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, सारे लोग मिलके बोलिए, डी में आ गया। यस सर। और आप पढ़ चुके, बहुत आसान रीजन है, डी की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है, क्या पढ़ाया जा चुका है। यस सर। जब शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्लाइटली ज्यादा हो जाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा। बताइए पढ़ा है कि नहीं, पहले बताइए। यस सर। यस सर। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट पहले इसलिए पढ़ा दिया गया है कि अब ये बीच बीच में आएगा तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अब टीचर जब पढ़ा रहा है कि डी की शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो सर पुअर है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सर ने पढ़ा चुके हैं क्यों पुअर है। जानवी समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ, तो पहले देखिए स्कूल के लिहाज से कि जैसे एल्युमिनियम से गैलियम में आते हैं तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबशेल which do not screen the last electron more effectively due to the poor shielding effect, so the force of attraction on valence electron increases, size decreases। सर ये रीजन तो सब में होना चाहिए, हर ग्रुप में होना चाहिए। तो अब एक्यूरेट रीजन क्या है वो मैं अब सिखाऊंगा, लेकिन पहले एक रीजन नंबर फर्स्ट को लिख लें। बताइए रीजन नंबर फर्स्ट वाला सबको समझ में आया कुछ? यस सर, समझ में आया। कैसा आ गया? हाँ, रीजन फर्स्ट नहीं था, ये मैं लिखा रहा हूँ ना, ये ना बहुत सब्र तो कीजिए, मैं लिखा रहा हूँ ना। अब लिखिए इन गैलियम, लिखिए आप रीजन फर्स्ट इन गैलियम। और एक तो बहुत अच्छा रीजन लिखाऊंगा, इनर शेल इलेक्ट्रॉन, स्कूल में यही लिखिएगा, इनर शेल इलेक्ट्रॉन बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। जी सर, लिख लिया। ठीक, ये स्कूल में लिखना है, ठीक है। लेकिन ये इससे क्या होगा, एक तो ये आपको याद रख लेना, इतनी दफा पढ़ना है कि पहला एक्सेप्शन है ग्रुप 13, घर पर सेल्फ स्टडी। असल स्टूडेंट की पहचान यही है। जनरल ऑर्डर तो सबको मालूम है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होती है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। उसमें एक नई बात सीखा कि हर पीरियड में नोबल गैस की साइज अपने अपने पीरियड में बड़ी होती है ड्यू टू वन डर बाउंड रेडियस। एक नई बात ये हुई। दूसरा आपने सीखा, पहला एक्सेप्शन पूरे ग्रुप में जो है वो है ग्रुप 13। बोरॉन से एल्युमिनियम नहीं होगा, बोरॉन के बाद गैलियम होगा। समझा? तो इस तरह आपको पढ़ लेना है। अब आइए कि सर